नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मन की बात का 103वां एपिसोड। बोले, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। उत्तराखंड के चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का किया जिक्र। देहरादून में सीएम धामी ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की बात। कहा, मोदी जी के डिजिटल ट्रांजैक्शन की थी बात। पूरे विश्व में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा भारत में। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। संगठनों के काम की करेंगे समीक्षा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सपा नेता मौर्य पर साधा निशाना। कहा, बद्रीनाथ धाम को लेकर की टिप्पणी बीजेपी पर भी साधा निशाना। बारिश के दिनों में फैल रहा डेंगू का प्रकोप। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पोढ़ी और नैनीताल में बचाव के विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनपद चमोली की नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री द्वारा देश के प्रथम गांव माणा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 103वें संस्करण को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले बैंकर्स और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल 9% ब्याज पर अनुदान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 7% और राज्य सरकार द्वारा 2% का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की थी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद जो 3 से 4% ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में ये भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आज निश्चित रूप से स्वनिधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के जितने भी हमारे आज यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, और मैं आप सबको देखकर थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके बीच में गया था, आपसे मिला था। देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से आए हुए लोगों के बीच में मैंने अनुभव किया कि इस योजना से आप सभी को खुशी भी मिली है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया, और ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्य भी है। और स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में जो एक वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, फेरी वाले, ठेली वाले, उन सभी के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। साथ में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से डिजिटल को अपनाया है, वो अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँ कि अभूतपूर्व है, शानदार है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच नई पहल पुस्तक का विमोचन किया। प्रदेश के समग्र विकास के पिछले एक साल में बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित 12 सत्रों में वैज्ञानिक, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की राह आसान बनाने का हमारा प्रयास रहा है। राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलाया भेजा है। ऐसे में अब राज्य सरकार ITBP की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में PM मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। पर्पज ये है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन होते हैं दिल्ली में उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। आ रहे मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी कोर कमेटी की बैठक के साथ ही पार्टी के संगठन की विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद मुहर लगाने की उम्मीद है। इसके साथ ही वे राज्य सरकार और संगठन में कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इस बैठक में राजनीति तय की जाएगी। है और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रभारी, इनके साथ अलग अलग प्रकार की अलग अलग बैठकें उनके द्वारा ली जाएंगी और आगामी 2024 को लेकर के हमारे आगे 6 माह के क्या क्या कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है उस पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा। लालकुआ राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री खेल उद्यमियान खिलाड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने विधिवत रूप से दीप जलाकर किया। बता दें कि इस अवसर पर 18 विद्यालयों के 162 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही 600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में कई वर्गों के स्कूली बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। छात्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य हमारे विद्यालय के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो आगे आए और उनको एक मंच मिले। तो इससे इन प्रतियोगिताओं से न केवल हमारे बच्चे आगे आते हैं बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और वो लोग अपने खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञानचंद अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में पौधारोपण, विचार गोष्ठी और विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी जी महाराज, बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी को याद कर नमन किया। लाला श्री मांगेराम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और 2 दशकों के बाद में 20 साल के बाद में
आज उनको याद किया जा रहा है। और मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे प्रथा के अंदर में, हमारी परंपरा के अंदर में हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं हैं। जो लाला जी ने यहाँ समाज के लिए कार्य किया वो बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे। इस प्रकार से पूज्य पिताश्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि आज हम लोगों ने 20वीं मनाई है। आप जानते हैं हर वर्ष इस प्रकार का विचार गोष्ठी, वृक्षारोपण, विशेष जनों का सम्मान, ये सब हम लोग करते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ महामहिम जी का जो आए और हम परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से एक कार्यक्रम उनके याद में भी है, उनसे प्रेरणा लेने का भी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि स्थूल रूप से भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व, उनका उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर देहरादून के दून महिला अस्पताल के वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बेड पर 2 बच्चा और 2 जच्चा लेटने को मजबूर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने डबल इंजन की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, उसके मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। देखिए, वो तो भाजपा का रोज का काम है कि वो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी सांसदों की बैठक, कभी चिंतन शिविर, कभी कार्यशालाएं आयोजित करती है। कभी तो इन चिंतन शिविरों में प्रदेश की भी चिंता कर लो, यहाँ की महिलाओं की, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की, यहाँ की सड़कों की, यहाँ की रोजगार की, यहाँ की शिक्षा की चिंता भी कर लो। अब आज ही खबर आई है कि दून चिकित्सालय में एक ही बेड पर 4 लोग हैं, यानी कि 2 जच्चा बच्चा को उसमें लेटाया गया है। 4 लोग एक बेड पर आपको रखने हैं। क्या इसी के लिए प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार मांगी थी? एम्स से खबर आ रही है कि एम्स की इमरजेंसी में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से कार में प्रसव करना पड़ा एक महिला को। उसके बाद देहरादून से दून चिकित्सालय से खबर आ रही है कि लिफ्ट के बाहर प्रसव हो गया एक महिला का। यानी कि ये तो आपके स्वास्थ्य सेवाओं के हाल हैं और आप सब के सब टूटे पड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के ऊपर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी
गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कालादूंगी विधानसभा के मंडल पिठोरिया में सरकार शमशेर सिंह के आवास पहुंची, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें संस्करण में उनके विचारों को सुना। कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बाबा अमरनाथ और काशी विश्वनाथ में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड, देश भर में नवनिर्मित अमृत सरोवर माध्यम से संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। और देश की बात में इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारी होती है, जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस प्रकार से हमने देखा कि साउथ की तरफ हर प्रदेश का जिक्र होते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज वो नशा को छोड़ते हुए आज वो खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से खेल क्रांति लेकर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और उनके द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं और उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ज्ञानवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए उन पर निशाना साधा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया हो। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का पूर्व विधायक जालापुर सुरेश राठौड़ और एसडीएम भगवानपुर और साथ ही अमरीश सैनी जिला मंत्री बीजेपी द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया। जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए सभी लोगों को हर 6 महीने में अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। कहना है कि एक तो मौसम जिस तरह से हो रहा है, इसमें आई फ्लू या मौसम जनित बीमारियां फैल रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये जो शिविर लगाया गया है बहुत ही लाभकारी होगा। मैं इसके आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं। बुग्गावाला मंडल पूरी विधानसभा जवालापुर भगवानपुर के लिए कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें पूरा लेंस वगैरह आने जाने की सुविधाएं, रहने खाने पीने की सब सुविधाएं निःशुल्क हैं और इसे जो निरंतर रखा जाएगा। जिस तरह के कैंप आज आयोजन किया गया है, अक्षय महोत्सव का पर्व भी चल रहा है और लोगों में बीमारियां हैं, उन बीमारियों को देखते हैं आँखों का वीडियो जांच केंद्र और कैंसर जांच केंद्र
ये आज मजाहिदपुर सतीवाला में चल रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम समाज को प्रेरणादायक होते हैं, समाज का जो कष्ट है उसको हरने वाले होते हैं। हमारे एसडीएम महोदय भगवानपुर से इस कैंप में पहुंचे, बहुत सारे गणमान्य लोग पहुंचे, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कपकोट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीती के डांगती गांव में एक व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसे सड़क तक लाने के लिए 7 किलोमीटर डोली पर कंधे पर लाना पड़ा। इसी प्रकार की समस्याओं का सामना क्षेत्रीय ग्रामीणों को आए दिन करना पड़ता है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने राज्य सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ललित ने अविलंब कपकोट विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारगर उपाय करने की मांग की है। कुछ दिन पूर्व खड़क सिंह वहाँ पर बीमार हुए तो वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के युवाओं ने 7 किलोमीटर कंधे में रखकर भयंकर बरसात में उबड़ खाबड़ रास्तों से उस व्यक्ति को अस्पताल में पहुँचाया। और सरकार कहती है कि भी हमने गांव-गांव तक सड़क पहुँचा दी, गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दी। और आज आप देख रहे हैं कि सामा जैसे लगता हुआ जिला तहसील मुख्यालय का क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महफूज ज्वलंत समस्याओं से महफूज है। डोईवाला में पिछले 1 माह में यूपीसीएल द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता और किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बिजली की कटौती से बिजली से चलने वाले व्यवसाय ठप हो जाते हैं, साथ ही किसान भी धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से क्षेत्र में हो रही निरंतर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज डोईवाला कांग्रेस के जोली ग्रांड चौक पर यूपीसीएल का पुतला फूंका गया और चेतावनी भी दी गई कि जल्द ही बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो नगर कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोग यूपीसीएल के दफ्तर पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। से बात भी हुई थी, एसडीओ साहब ने कहा कि आप इस तरह से हमारा पुतला दहन किया। मैंने कहा साहब आप काम करिए, क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, आपको एप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन नए एसडीओ आए, मेरा उनसे भी चेतावनी है और जो एक्शन यहाँ के उन्हें भी चेतावनी है। अगर 12 घंटे के अंदर आपने बिजली व्यवस्था ठीक नहीं की तो अनशन होगा एक्शन ऑफिस डोईवाला में। इतनी गर्मी है, कई लोगों के बिजनेस इफेक्ट होते हैं बिजली की वजह से, जो उसी पे डिपेंड है। तो जिस हिसाब से बिजली की कटौती की गई है, आज तो सिर्फ सांकेतिक रूप से नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ आज यूपीसीएल का पुतला दहन किया है। और अगर अभी भी ये लोग नहीं माने, अभी भी सरकार के लोग, यूपीसीएल के लोग अगर नहीं माने, तो आज से 4-5 दिन के बाद हम लोग जो बिजली दफ्तर है वहाँ लोग बैठेंगे हम सब और वहाँ धरना देंगे। ये जुलाई का महीना चल रहा है, आप यकीन करिएगा कि किसान इस समय धान रोपाई चल रही है और ट्यूबवेल में अगर पानी ना हो और एक आदमी पानी जब उसको नंबर मिलता है और अचानक बिजली चली जाए तो उसका नंबर कई दिन के लिए चला जाता है, तो कितना नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। ये सब हम लोग देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग निवेदन करना चाह रहे हैं राज्य सरकार से कि ये प्रदेश ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश है। हजारों मेगावाट। बरसात होते ही डेंगू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। ऐसे में डेंगू संभावित जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में जन जागरूकता और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं देहरादून नगर निगम की तरफ से लगातार डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और छिड़काव किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दून अस्पताल के एचओडी और प्रोफेसर जनरल मेडिसिन डॉक्टर नारायणजीत सिंह ने कहा कि डेंगू का मच्छर दिन की अपेक्षा शाम के समय ज्यादा काटता है। उन्होंने बताया कि इसमें फॉगिंग करने का भी सही समय शाम का समय होता है, क्योंकि शाम के समय डेंगू का मच्छर इधर उधर उड़ता रहता है। डेंगू का जो मच्छर है लगभग इवनिंग टाइम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बाइट करता है। तो इसके 2 वजह हैं। देखिए, एक तो अब ये लोगों की आप इस तरह से इस बात को इस तरह से देख सकते हैं कि हाँ, शाम के टाइम थोड़ा टेम्परेचर लोअर साइड में जाता है। लगभग मानते हैं कि 25, 26, 27 या इसके आसपास रहता है टेम्परेचर, तो उस समय थोड़ा कंफर्टेबली रहती है चीज़ें। तो ये आप इसको वैसे जोड़ सकते हैं, मगर इन जनरल ये शाम के टाइम ही ज़्यादा काटता है। रात को या पूरे दिन के दौरान इसकी बाइट नहीं होती। इस पर जब भी फॉगिंग की जाती है तो इसका पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए, शाम के आसपास ही फॉगिंग होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान ही बाहर फ्लाई कर रहा है। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी पुल बहुत कमजोर हो चुका है।
पुल पर से बड़े वाहनों के गुजरने पर पुल हिलने लगा है, जिसका पता आज जब प्रशासनिक अधिकारियों को चला तो आनन फानन में इस पुल से आने जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे से भेजा जा रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं रविवार होने के कारण लोक निर्माण विभाग या NH के किसी भी अधिकारी से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सोलानी पुल जो है, जो नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था, वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात यह है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है, लेकिन इस पुल को लगभग 1-1.5 साल हो गया है। इसमें शिकायत आ रही थी, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, लेकिन आज तक इस पुल की सुध किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने नहीं ली। रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी पुल का पुल अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चला गया है। आज प्रशासन ने आनन फानन में बड़े वाहनों पर रोक लगाई है, वहीं छोटे वाहन अभी इस पुल से चल रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ा था तो एक टेम्परेरी पुल यहाँ पर बनाया गया था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि 1 साल पहले ही इस पुल की जो है जांच हुई थी, तो ये पुल कमज़ोर पाया गया था। बावजूद उसके शासन या प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने इस पुल को जो है मरम्मत करने तक की जहमत नहीं उठाई थी। आज जब पुल पूरी तरह से हिलने लगा है तो आनन फानन में प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि कुछ वाहन